नमस्कार, समाज क्रांति में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद रावत। आपको बता दें कि आज हम भाजपा के वरिष्ठ नेता खालिद मंसूरी जी के पास आए हैं, जो कि निरंतर सामाजिक कार्यों में अग्रसर रहते हैं। तो सबसे पहले खालिद जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अरविंद जी, आपका एक ऐसा चैनल है इस विधानसभा विकास नगर में, पूरे ज़िले की अगर बात करूं कि सामाजिक कार्यों को लेकर के आप हमेशा एक्टिव रहते हैं और मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपना बहुत कीमती समय दिया, जो कि काफ़ी दिनों से हम प्रयास कर रहे थे कि थोड़ा सा बैठे साथ में, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद आपका भी। और हमारे दर्शकों का सबसे पहले आपसे जो प्रश्न है वो एक प्रश्न ये है कि आपके मन में, आप राजनीति में सक्रिय रहते हैं, तो राजनीति में आने का विचार कहाँ से आया? देखिए, राजनीति में आने का विचार यही है कि हमारे समाज में और सभी धर्मों में होता है, कुछ लोग बहुत मतलब सक्षम नहीं होते हैं, जिसको मिडिल क्लास के लोग हम बोलते हैं। उन लोगों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना और सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाना, बस यही मेरे मन में था कि इनकी सेवा करनी है। और सेवा के भाव से ही मैं राजनीति में आया हूँ और यही मेरा उद्देश्य है। मेरा कोई कमाई का धंधा तो है नहीं है। गरीब लोगों तक सरकार की योजनाओं को पहुँचाना, गरीब लोगों की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाना, एक यही सोच लेकर के मैं राजनीति में आया हूँ। अच्छा, और राजनीति में अब आपको कहाँ तक पहुँचना है आगे? देखिए, जब हम मेहनत करते हैं तो हमें तनख्वाह भी उतनी अच्छी मिलती है जितनी ज़्यादा हम मेहनत करेंगे। ये तो एक फील्ड है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में क्या है, भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी फील्ड है। मुस्लिम नेता है कहाँ भारतीय जनता पार्टी में? बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी में जो मुस्लिम नेता हैं, सरकार ने उनको बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं, क्योंकि फील्ड बड़ी है, अच्छे काम किए, आगे बढ़ाया। अब कांग्रेस की तरह ये तो नहीं कि भाई मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ज़मीन से उठा करके बहुत आगे पहुंचाने का काम करती है। लेकिन आप ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी में काम अगर कर रहे हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जफर इस्लाम साहब को देख लीजिए। अब उत्तर प्रदेश से इतना बड़ा राज्य है, आप वहाँ से देखिए, राज्यसभा सांसद बना करके भेजिए उनको। तो ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। अच्छा। और आप जो राजनीति में आए हैं, ये राजनीति का परिदृश्य घर से ही था, बचपन से ही था, परिवार से, या आपसे शुरुआत हुई राजनीति में आने की? जी देखिए, राजनीति में आने का जो मेरा विचार हुआ, मैंने बहुत से केसेस देखे हैं। मतलब मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। अभी मेहनत करते हैं अपना, ठीक है, लेकिन हमारे बहुत से समाज के लोग ऐसे हैं जो अपने आप में सक्षम नहीं है। मैंने आपको बताया अभी, बस उनको देख करके लगा नहीं यार, हमें राजनीति में, युवा है, राजनीति में आना चाहिए। ईमानदारी के साथ राजनीति करता हूँ, पूरा जिला जानता है खालिद मंसूरी को, और जहाँ कहीं मदद की आवश्यकता होती है वहाँ पर सबसे आगे खड़ा मिलता हूँ। और खालिद जी, आपके ऊपर एक आरोप भी लगता है, क्योंकि जब मैं आपके पास आने की तैयारी कर रहा था कुछ दिन पहले, तो कई लोगों से मैंने सर्वे करा, तो आरोप लगाते हैं कि खालिद जी पार्टी को ज़्यादा समय देते हैं, जनता के बीच कम। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बात पर? नहीं, ये आरोप बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। देखिए, जनता के बीच में रहता हूँ। आप मेरा 24 घंटे कभी भी कॉल कर लीजिए मुझे, मैं हमेशा जनता के बीच में रहता हूँ। लेकिन जो पार्टी के जो कार्य होते हैं, जी, देखिए, वो तो पैशन है ना मेरा। बिल्कुल। पैशन को आगे बढ़ाना भी मेरा एक मतलब एक अपना एक आगे तो बढ़ाना ही है मैंने अपने पैशन को। पूछना चाहते हैं। हाँ, देखिए, अपने लोगों के बीच में रहता हूँ, ऐसा नहीं है। आप ये सब लोग खड़े हैं यहाँ पे, सब अपने लोग हैं, और कभी भी कहीं भी मेरी आवश्यकता पड़ती है तो मैं बिल्कुल निरंतर इनकी सेवा में रहता हूँ। विकास नगर ही नहीं, विकास नगर से बाहर भी बरोटीवाला, डगरानी, आपका कुंजा, सहसपुर, सिंगनी वाला, तमाम क्षेत्रों के लोग मुझे अच्छे से जानते हैं, और जहाँ कहीं भी मेरी आवश्यकता होती है मैं मौके पर वहाँ खड़ा मिलता हूँ। बिल्कुल। और आगे आपसे हमारे एक प्रश्न और है। वो प्रश्न ये है कि कुछ लोग पूछते हैं कि त्रिवेंद्र सरकार ने या भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया, तो आपके क्षेत्र विकास नगर में भाजपा की सरकार ने क्या क्या कार्य किए हैं, वो हमारी जनता को, हमारे दर्शकों को जरूर सुनाए, क्योंकि वो सुनने के लिए उत्साहित हैं। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। त्रिवेंद्र सरकार ने क्या किया? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, त्रिवेंद्र सरकार ने सबसे पहले सबसे अच्छा जो काम किया वो ये किया कि जो भ्रष्टाचारी कांग्रेस के टाइम में थी, उस सिस्टम को त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ख़त्म किया। और आप त्रिवेंद्र जी की बात अगर करें तो आप देखिए, हिंदुस्तान के अंदर अटल आयुष्मान कार्ड योजना, प्रत्येक व्यक्ति को, अगर हिंदुस्तान के हम किसी भी राज्य की बात करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने उत्तराखंड राज्य में प्रत्येक परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को इस योजना का लाभ देने का काम किया। अच्छा। और आपसे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न वो ये है कि बीजेपी जो पार्टी है, उससे ज़्यादातर हम जो सर्वे करते हैं उसमें मुस्लिम विरोधी पार्टी मानी जाती हैं। देखिए, मैंने अभी अरविंद जी आपको बताया, मैंने ऐसा नहीं है।
देखिए, अगर मुस्लिम विरोधी है भारतीय जनता पार्टी, तो मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, आप अल्पसंख्यक विभाग बनाते हैं, पार्टी में अल्पसंख्यक विभाग होता है, इसको अल्पसंख्यक IT सेल बोलते हैं लोग। मुझे इनमें से एक बता दीजिए मुझे, आप किसी नेता को आपने आगे बढ़ाया हो? आप एक नेता बता दीजिए, कांग्रेस से सवाल कर रहा हूं मैं, आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के लोगों से पूछ रहा हूं मैं, मुझे एक नेता बता दीजिए जिसको आपने केंद्र तक पहुंचाया हो उत्तराखंड राज्य से। ये भारतीय जनता पार्टी, जिसके हमारे एक मोर्चे होते हैं भारतीय जनता पार्टी में, जैसे अनुसूचित मोर्चा हो गया, जनजाति मोर्चा हो गया, युवा मोर्चा हो गया, उसमें एक अल्पसंख्यक मोर्चा भी है। ये वो अल्पसंख्यक मोर्चा है, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस अल्पसंख्यक मोर्चे से भारतीय जनता पार्टी सीधा मंत्री पद किससे नवाजती है, अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अच्छा। और ये तो हम आपकी बात मान चुके हैं, लेकिन जब सर्वे होता है तो उसमें बीजेपी पार्टी मुस्लिम विरोधी ज़्यादा क्यों हो जाती है? देखिए, ऐसा नहीं है, मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और पिछले चुनाव से इस बार जो चुनाव हुआ उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत अच्छा वोट पड़ा, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे विधानसभा में ले लीजिए आप, हमारे आदरणीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी जनता के दिलों में राज करते हैं, और मुस्लिम उनको वोट देता है, वो बीजेपी के हैं, क्यों वोट देता है मुस्लिम उनको? मतलब देखिए, कैंडिडेट अच्छे हैं, उनका मिलनसार व्यक्तित्व है। देखिए, बात देखिए बीजेपी कांग्रेस वाली बात नहीं है, जनता समझ चुकी है, जनता बहुत अच्छे से जान चुकी है कि कांग्रेस ने आज तक मुस्लिम समाज को गुमराह किया है। अब कल ही देख लीजिए आप, किसान महापंचायत को कल आप देखा हो रायपुर सहारनपुर में किसान महापंचायत हुई, तो मैं आज पेपर पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था, अब रायपुर खानका जाते हैं आप, किसी हजरत के पास जाते हैं, ये मज़ार में जाते हैं आप, मुस्लिम इससे नहीं बहला सकते। अब आप, वो दौर चला गया। आपने मुसलमानों के लिए किया क्या है, मुझे बताइए आप। आपको लगता है मतलब गुमराह कर रही है सर? बिल्कुल गुमराह करती है। अन्य नेता लोग हैं वो गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को गुमराह किया है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, ये सिर्फ और सिर्फ बौखलाहट है कि मोदी जी ये कर देंगे, मोदी जी वो कर देंगे। मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। बिल्कुल। आज आप देखिए मुस्लिम चेहरे कितने हैं भारतीय जनता पार्टी में। राष्ट्रीय प्रवक्ता सना हुसैन साहब को देख लीजिए आप, जम्मू कश्मीर में गए, वहाँ पे कितने बढ़िया बीजेपी को वोट पड़ा, कितने भारी वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ा। यार, मुस्लिम लोग भारतीय जनता पार्टी को समझ चुके हैं, उनको पता है कि कांग्रेस जो है सिर्फ एक देश में एक माहौल पैदा करती है, एक डर पैदा करती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, हमारा कोई भी काम आज तक ऐसा नहीं कि हमारे अपने लोगों के हम काम लेके जाते हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ हमारे नेता लोग करते हैं। और अब आते हैं हम 3 तलाक जो बिल कानून बना भारत सरकार द्वारा बनाया, उसका काफ़ी लोगों ने तो देखे उसका उत्साह भी किया, उसे स्वीकार भी किया, लेकिन कुछ मौलवी जी हैं, मौलवी काफ़ी ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने इसका विरोध किया, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, 3 तलाक का जो मामला है ये मेरे हिसाब से तो ठीक हुआ है, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि पति तो सऊदी अरब में रहता है, पत्नी हिंदुस्तान में रहती है, फ़ोन कॉल करके उनको तलाक दे दिया। बिल्कुल। तो ये इसको समझना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। अब आप विदेश में रहते हैं, आपकी पत्नी हिंदुस्तान में रहती है या अदरवाइज किसी भी कंट्री में रहती है, आप फ़ोन कॉल के माध्यम से उनको तलाक दे रहे हैं, आप ये गलत है कि नहीं है, बताइए मुझे आप। बिल्कुल गलत है। तो ये सरकार को लगा कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, और उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये कानून लागू किया। तो उन मौलवियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, उन्हें क्या कहना चाहेंगे जो इस प्रकार की गलत टिप्पणियाँ करते कि गलत किया? देखिए, मैं अभी आपको मैंने बताया अरविंद जी, समाज में हर तरह के लोग होते हैं। हाँ, तोड़ने वाले भी होते हैं, जोड़ने वाले भी होते हैं। तो ये बस ये यही उदाहरण है कि अभी शांत क्यों है सब लोग। देखिए, बिल्कुल, अभी उनको लगा कि मोदी जी ने अच्छा किया, उस टाइम तो हाई उल्ला मचा दिया, लेकिन अब उनको लगा कि समाज के अंदर जो एक जिम्मेदार व्यक्ति रहता है वो समाज की भावनाओं को समझता है। अब मौलवी तो हमारे समाज के जिम्मेदार होते हैं ना, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, हम ये नहीं कहते। हाँ, तो देखिए, उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये कानून ला करके कहीं ना कहीं महिलाओं के हित में कानून बनाया और इसको लागू किया। और अब हम आगे आते हैं कृषि बिल। आप देख रहे हैं कि इस समय भारत सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा इस कृषि बिल को लेकर के विरोध हो रहा है, तो आपका क्या कहना है इस? देखिए, मेरा सिर्फ यही कहना है कि कृषि बिल पे ये सिर्फ राजनीति हो रही है, जबकि सच्चाई ये है कि जितने भी लोग ये आंदोलन में वहाँ पे शरीक हुए, एक तरह से पूरा मजमा बना दिया। हकीकत उनमें से सिर्फ 5% लोग उनमें से इस बिल की हकीकत जानते हैं।
95% लोगों को पता नहीं है, वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं है। और कांग्रेस तो सरासर राजनीति कर रही है इसमें। अच्छा, अन्य भी पार्टियां हैं? अन्य पार्टियां सब एकजुट हो गए हैं। देखिए, जब राजा ईमानदार होता है ना, तो जितनी भी पार्टी होती हैं, ये जितने भी एक सिस्टम होता है ना, एक सिस्टम, देखिए सिस्टम को इस टाइम जो चला रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं, और बड़ी ईमानदारी के साथ वो काम कर रहे हैं। देखिए, समय लगता है सिस्टम को चेंज करने का। बिल्कुल। आज आप देखेंगे भ्रष्टाचारी बिल्कुल नहीं है। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं बचा है, कांग्रेस में मुद्दा नहीं है। आप प्रदेश में देखिए, एक मुद्दा नहीं कांग्रेस के पास। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पे एक आरोप नहीं है। बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस सरकार को चला रहे हैं। लेकिन युवाओं के सर्वे में वो सबसे खराब मुख्यमंत्री निकले। नहीं, देखिए वो सर्वे तो अब देखिए ना, अब आप बैठे हैं, आपसे मैं बैठ करके बात कर रहा हूँ। अब जो मुझसे आप लाइव पूछ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल। ऐसा कोई लाइव सर्वे हुआ? हाँ, लाइव सुनेंगे। ऐसा कोई लाइव सर्वे अगर हुआ हो तो हम भी मान लेते हैं। ये सरासर माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि को बदनाम करने का काम हुआ था। उसके बाद में सर्वे हुआ, आपने देखा होगा। हाँ, बिल्कुल। आपको पता है कितने लोगों ने माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की कितनी तारीफ की? बिल्कुल बिल्कुल। ये सरासर एक राजनीतिक स्टंट था जो कि व्यक्ति विशेष द्वारा कराया गया था। और जिस चैनल ने ये किया, उस चैनल के ऊपर खुद पे मुकदमे हैं, बिल्कुल। उनके एडिटर पे मुकदमे हैं। बिल्कुल। आपको तो पता, सब पता है आपको। और उन्होंने कई न्यूज़ चैनलों ने जिन पे मुकदमे, उन्होंने आरोप भी लगाया कि त्रिवेंद्र जो सरकार है वो क्या कर रही है कि हमने त्रिवेंद्र सिंह की जो हमारे मुख्यमंत्री जी, उनके बारे में क्यों बोला, इसकी वजह से हमारे ऊपर कार्रवाई की गई है। नहीं, देखिए ऐसा है ना, देखिए एक सिस्टम होता है। आप अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे या आप किसी की छवि को धूमिल करेंगे, तो देखिए मानहानि का मुकदमा भी होता है। ये फिर कानून की मदद से जो भी मुकदमा बनता है वो तो कराएंगे, मैं भी कराऊंगा। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, बड़े ईमानदार मुख्यमंत्री इस प्रदेश को पहली बार मिला है। उनकी छवि धूमिल करने का काम कर रहे हैं वो लोग। अभी चुनाव है, ऐसे ना जाने कांग्रेस कितने खेल खेलेगी, लेकिन ये सब नहीं चलेगा। प्रदेश में जनता को पता है कि पहली बार हमें कोई ऐसा सीएम मिला है। अभी आप देखिए, हमारा प्रदेश में आपदा आई है, हमारा प्रदेश एक संकट से जूझ रहा है। हरीश रावत जी की सरकार में जब आपदा आई तो उन्होंने केंद्र सरकार को मदद के लिए बोला। 3 दिन के बाद उनको मदद मिली। 3 दिन के बाद केंद्र से उनको कुछ हेलीकॉप्टर मिले, कुछ ITBP, जितने भी एक डिपार्टमेंट होते हैं बचाव कार्य के, वो मुहैया कराए। आप देखिए, जैसे हमारे प्रदेश में आपदा का पता चला कि आपदा आई है, तो माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने केंद्र सरकार से वार्ता की, माननीय अमित शाह जी से। गृह मंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया कि आप निश्चिंत रहें, प्रदेश की पूरी मदद होगी। उसके 2 घंटे के बाद देखिए आप 4 हेलीकॉप्टर और सेना के जवान तमाम चमोली जिले में लगा दिए गए। ये तो अब राजनीति का लास्ट आपसे मेरा प्रश्न है, वो प्रश्न ये है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें बीजेपी के बीच में आम आदमी पार्टी आ गई है, तो कुछ खतरा लगता है? नहीं, कुछ नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी ठीक है, वो देखो चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है, तमाम पार्टी। जानता कौन है आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में? मुझे ये बताइए। प्रदेश में ये कहीं शहरों में, गाँव कोई नहीं जानता है। अभी गाड़ी से घुमा रखे हैं इन लोगों ने। देखिए, केजरीवाल जी पे भ्रष्टाचार के बहुत आरोप हैं, जनता जानती है। अभी पीछे भी उन पर कई 1000 करोड़ का घोटाला का आरोप लगा था, तो जनता को पता है। उत्तराखंड में तो कोई, मेरे ख्याल में कोई जानता तो नहीं है। हमारे विधानसभा में तो कोई इस चीज़ को, हम राजनीतिक लोगों में बैठते हैं, कोई जोर शोर कुछ नहीं है। अच्छा। और अब आते हैं खालिद मंसूरी जी के द्वारा जो सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। तो आपने सबसे पहले, हमने आपकी जो FB ID, फेसबुक ID, उसमें आपने कुछ शब्द लिखे हुए हैं कि ज़रूरत इंसान की मदद करना ही मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो क्या जो आपने लिखा है ये वास्तविकता जीवन में भी है या नहीं? नहीं, ये वास्तविकता जीवन में है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है, पूरे ज़िले में एक सम्मान है आपके दुआ से। देखिए, जब हम अच्छा करते हैं तो सम्मान के हकदार भी हम होते हैं। देखिए, जब समाज में अच्छा करेंगे, निरंतर आप समाज में लगे हैं निस्वार्थ, बिल्कुल। देखिए, अभी आपने, देखिए मैं अपने मुँह से तो नहीं बताऊँगा, आपने मेरी प्रोफाइल चेक की होगी, ऐसा नहीं है। जितना मुझसे होता है, बिल्कुल, बिना किसी भेदभाव के, किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी मजहब के लोग हों, वो किसी भी जाति बिरादरी के लोग हों, मैं सबके साथ खड़ा हूँ। और जो मुझसे मदद होती है मैं निरंतर करता हूँ। और इस समय आप सबसे ज़्यादा जो जनता के बीच है वो नशे के खिलाफ हैं। तो नशा का जो अभियान है, इसे चलाने का विचार कहाँ से आपके मन में पैदा हुआ?
देखिए ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। अभी 6 महीने लॉकडाउन से पहले एक मामला मेरे सामने आया था। जी जी। एक नेपाली परिवार से एक लड़की, उसको सहसपुर पुलिस द्वारा उनको 4 लड़कों के साथ पकड़ा गया, जी। लड़की पकड़ी गई। तो वो फिर मेरी वार्ता हुई, मेरा संज्ञान में मामला आया, तो उसमें मुझे लगा कि ये सब कारण नशे का है। तो मतलब आगे मैं नहीं बताना चाहूँगा, मौका रहते मैंने जो है थाना अध्यक्ष जी से बात की, तो खैर मामला निपटा दिया गया वहीं के वहीं। तो मतलब ये पाया गया कि इसका कारण नशा है। तो क्यों ना देखिए, जब हमारे पास नशे के लिए हमारे पास पैसा नहीं होगा, देखिए हमारी कमाई 300 रुपये है, और हम आजकल आप ड्रग्स देख लीजिए, स्मैक जिसको हम बोलते हैं, हमारे क्षेत्र में हावी है, जिला देहरादून में, और बच्चे बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं इसमें। बिल्कुल बच्चे बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। कहीं ना कहीं मतलब मुझे लगा कि नहीं, युवाओं को बचाना चाहिए। आप देख लीजिए 18 साल की एज से लेकर के और 21 यानी कि 21 साल की उम्र तक आप 3 साल के बच्चे सिर्फ मेरी नज़र में जवान होते हैं। बिल्कुल नशा करते हैं, उसके बाद डैमेज हो जाते हैं। देखिए बहुत जल्दी। सिर्फ मेरी सोच यही है, और मैंने जब ये अभियान चलाया, मैं इस अभियान में अकेला था, लेकिन आज जो मेरी टीम है, लगभग 382-83 लोग मेरी टीम में काम कर रहे हैं पूरे ज़िले में। बिल्कुल पूरे ज़िले में। और मुझे खुशी होती है, उसमें ऐसे ऐसे लोग मेरे साथ में हैं जो बहुत मजबूत लोग हैं, और कहीं ना कहीं उनसे मुझे मजबूती मिलती है, लगातार मेरे संपर्क में रहते हैं। अभी हमने बहुत जोरों में चलाया नशे के खिलाफ अभियान। डाक पत्थर में हमने देखा, तमाम हमने लोग वहाँ पे शिकायतें लगातार आई वहाँ से कि भाई आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मेरी कई मीटिंग हुई डाक पत्थर में, जीवनगढ़ में, मीवाला में। और हमारा जो जिले का जो केंद्र माना जाता है बिल्कुल नशे का, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, कुंजाग्रांड माना जाता है। मैं आपसे ज़रूर इस पे बातचीत करने वाला हूँ अभी। वहाँ पे आज तक किसी ने मीटिंग नहीं की कुंजा में। बिल्कुल 1-2 लोग गए वहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं साथ चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें वहाँ बिकती है। बिल्कुल वहाँ से बरेली से वहाँ आती है, वहाँ से वो जिले में, पूरे जिले में सप्लाई करते हैं, जिससे युवाओं को मुहैया कराया जाता है। जैसे कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, बिल्कुल वहाँ पे वो स्मैक बेचते हैं जा करके। मैंने आपको अभी एक बात बताया, मैंने ना आपको कुछ बोला है मैंने, जैसे हमारा कोई बच्चा है परिवार का, उसकी कमाई 300 रुपये है, तो 300 रुपये दिहाड़ी मजदूरी करता है, ये वो स्टडी करता है, पढ़ाई करता है। देखिए उसका बड़ा साधन तो कुछ है नहीं कमाई का, तो वो बच्चा नशा कर रहा है। वो बच्चा नशा कहाँ से कर रहा है? वो 300 रुपये की, 400 रुपये की बताते हुए पूरी आती है स्मैक की। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि यार ये एक सिस्टम को चेंज करना है। टीआरपी के लिए नहीं किया मैंने, सब सिस्टम चेंज करना है। और अरुण मोहन जोशी जी कप्तान रहे इससे पहले, उन्होंने इतना ज़बरदस्त हमारे साथ, मतलब हमारा सपोर्ट भी किया, और हमारे साथ निरंतर संपर्क में रहे, काम किया हमने बहुत अच्छे से। समाज में हमें लगा कि हम लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम लोग अच्छा कर रहे हैं, तो हमें खुशी हुई। तो कहीं ना कहीं लोग जुड़ते गए। लेकिन हमने एक सिस्टम ये भी देखा है समाज के अंदर कि नशा करने वाले बच्चों को कहीं ना कहीं माँ बाप को भी देखना चाहिए कि ये मेरा बच्चा ये खाली टाइम में कहाँ जाता है, ये कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। अब देखिए 18 साल का युवा है, उसको वो स्टडी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, वो उसके पास पैसा कहाँ से आएगा नशा करने के लिए? माँ बाप दे देंगे उसको पैसा, वो स्टडी का पैसा देंगे स्टडी करने के लिए, उसको अदरवाइज खर्चा नहीं देंगे वो। लेकिन बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं, जो नशे के लिए उनके पास पैसा नहीं होगा, वो चोरी करेंगे, बिल्कुल छोटी मोटी चोरी करेंगे, बिल्कुल घर में चोरी कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, अपने घर में चोरी करेंगे, कोई 1000-500 चीज़ बेच देंगे। अदरवाइज वो क्या करेंगे, घर में चोरी नहीं करेंगे, बाहर चोरी कर लेंगे, बस वहीं से। बिल्कुल। तो एक स्टार्टिंग होगी ना, मतलब समाज के अंदर एक स्टार्टिंग होगी बुराई की, वो चोरी करेंगे। जब वो चोरी करेंगे तो नशा करेंगे, तो नशा करने के लिए पैसे नहीं, चोरी तो करेंगे ना, बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। तो उसके बाद में जब वो नशा कर लेंगे, चोरी करके नशा करेंगे, नशा करने के बाद, इस नशे को करने के बाद मैं नहीं जानता हूँ कि आदमी किसी अपराध को भी अंजाम दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे कई घटनाएं हमारे क्षेत्र में घटी, कारण स्मैक रहा, इसका ड्रग्स रहा। किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, तो मुझे लगा आवाज़ उठानी चाहिए। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। यही है, बाकी आप लोगों का सहयोग रहता है, तमाम मीडिया के लोगों का सहयोग रहता है, ऐसा नहीं है। और आगे बहुत अच्छा काम करेंगे, बड़ी मजबूती के साथ टीम काम कर रही है, सब लड़के लोग, सब टीम के सदस्य हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं सब लोग। अब आता है कुंजाग्रांट। आपने कुंजाग्रांट का नाम लिया, मैं भी वहाँ पर 4 वर्ष रह चुका हूँ। तो वहाँ के बारे में एक धारणा है कि वहाँ कोई नेता अगर नशे के खिलाफ बोलने जाता है तो वो धमकियों से बच नहीं सकता। तो आपको भी धमकियाँ मिली या नहीं? देखिए, ये हमने तो काम करना है। देखिए, अगर हम डर के घर बैठ जाएंगे ना, तो धमकी, हम कहेंगे धमकी मिली है, हम डर के घर बैठ जाएंगे अपने। हमने एक जज्बे के साथ
टीम खड़ी की है अपने युवाओं को बचाने के लिए, अपने बच्चों को भविष्य बचाने के लिए। देखिए बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज देखिए पवनदीप नेगी, देखिए आप इंडियन आइडल में जाकर देखिए, देश का गौरव है, बिल्कुल उत्तराखंड का गौरव, मतलब गौरव मान बढ़ाया उत्तराखंड का। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उनके लिए शुभकामनाएं दी, बिल्कुल तो ये कहीं ना कहीं उसने अच्छा किया ना। बिल्कुल उनके परिवार ने उनको पढ़ाया लिखाया, उनकी मॉनिटरिंग की अच्छे से, आज वो बच्चा उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहा है। तो मेरी सोच ये है कि ये बच्चे हमारे स्टेट का भविष्य हैं, हमारे देश का भविष्य है, तो कहीं ना कहीं किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। देखिए आज अगर मेरा बच्चा नहीं कर रहा है, दूसरे का बच्चा नशा कर रहा है, हो सकता है मेरा बच्चा कल उसके संपर्क में आए, बिल्कुल वो नशा करे। बिल्कुल। अब कुंजा की बात कर रहे थे आप, देखिए एक दो प्रकरण हुए हैं मेरे साथ भी, ऐसा नहीं है। अभी मैं कुछ दिन पहले वॉकिंग पे जाता हूँ ना सुबह में, आजकल तो नहीं जा रहा हूँ, ठंड ज़्यादा है, ठंडा लगता है, तो एक दो बार हुआ है मेरे साथ ना, लेकिन पुलिस बड़ी एक्टिव है। बिल्कुल हमने पुलिस की मदद ली और पुलिस ने तुरंत हमारी मदद भी की, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बाद हमने उनको बंद भी कराए, धमकी दी उन्होंने कि बड़े आते हैं इसमें ये कोई नहीं बंद करा सकता, पुलिस से सेटिंग है, ये है वो है। लेकिन सबसे बड़ी बात नहीं ये गलत है, पुलिस से सेटिंग वाली बात बिल्कुल गलत, मैं नहीं मानता हूँ। देखिए आप मुझे एक बात बताइए, मैं जिनसे पूछता हूँ ये बात कहते हैं। देखिए पुलिस का चेहरा आपको सिर्फ एक ही एंगल से दिखाया जाता है, बिल्कुल कि पुलिस रिश्वत लेती है, पुलिस घूसखोरी, नहीं ऐसा नहीं है यार। आप मुझे एक बात बताइए, मैं नवाबगढ़ पंचायत में रहता हूँ, मेरे मोहल्ले के अंदर अगर कोई स्मैक बेच रहा है और मुझे पता है नशा बेच रहा है, ड्रग्स बेच रहा है, तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, तो देख रहा हूँ बेच रहा है, मैं काहे का जिम्मेदार हूँ मैं? मेरा फर्ज बनता है समाज का, अगर जिम्मेदार नागरिक हूँ तो मैं अपने इस तरह से हो सकता है तो मैं उस काम को रोकूं। बिल्कुल। समाज में तोड़ पैदा कर रहा है वो काम, अगर यदि नहीं होता तो मैं कानून की मदद लूँ। आप मुझे बताइए, ये जिम्मेदारी सबको निभानी चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल सबको निभानी चाहिए, बिल्कुल। ये जिम्मेदारी अगर हर मोहल्ले में, ये हर गांव में एक टीमें गठित कर दी जाएं, हर व्यक्ति इस चीज़ को समझ ले कि ये बच्चा दूसरे का बच्चा मेरा बच्चा है, ये गलत चल रहा है, इसको गलत चलाने वाला कौन है? नशा। ये जब नशा मिलेगा नहीं तो नशा बच्चे पिएंगे कहाँ से? बिल्कुल। हमने कुंजा में अभी जड़ी खत्म करोगे, जड़ खत्म की हमने कुंजा में अभी, लेकिन वहाँ पे बहुत मेहनत की आवश्यकता है। हमने जब वहाँ मीटिंग की लॉकडाउन में, पुलिस से हमने मदद ली, वहाँ पे काफ़ी भीड़ हुई मीटिंग में, महिलाओं ने खुद कहा कि हम खुद चाहते हैं कि कोई आवाज़ उठाए, लेकिन यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं उठाता। कुंजा के अंदर 55% लोग बेच रहे हैं स्मैक, बताओ, अब बताइए कौन आवाज़ उठाएगा? बिल्कुल 55% लोग स्मैक बेच रहे हैं वहाँ पर, भारी पड़ रहा है जी। लेकिन यह कहीं ना कहीं हमने टीम खड़ी की है, वहाँ पे काम हो रहा है, वहाँ पे ऐसा नहीं है, पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी हमें कुंजा जब हम गए तो किसी लड़के ने बताया कि पुलिस यार ये छोड़ देती है इनको पकड़ के, हमने कहा नहीं ऐसा नहीं है, आप पुलिस को बताओ, पुलिस क्यों छोड़ देगी? देखिए अब पुलिस ने, सपोज कीजिए पुलिस ने किसी को पकड़ लिया, बिल्कुल यार, जब उसके बाद कुछ मिलेगा नहीं तो उसको पुलिस काहे में बंद करेगी? हाँ ये भी बिल्कुल, जब मिलेगा नहीं तो काहे में बंद करेगी? 2 साल से एक बंदे के पीछे कुंजा के अंदर पुलिस पड़ी हुई थी, बंदा इतना शातिर था कि उसने पूरे जिले में स्मैक का बहुत तगड़ा एक रैकेट चला रखा था। लेकिन जब मेरे संज्ञान में बात आई तो मैंने प्रशासन से बात की, DS रावत जी CO रह गए हैं इससे पहले, उनियाल जी से, तो उनसे मैंने एक मीटिंग की, उनसे मेरी बात हुई, कोतवाल विकास नगर रोहतान जी से भी मेरी बहुत अच्छे से बात हुई, और कुलाल की टीम है पुलिस की, उनसे मेरी बात हुई। हम सब लोगों ने एक मीटिंग की, तो हमने ये तय किया कि कहीं ना कहीं तो इनको भेजना पड़ेगा, क्योंकि निरंतर शिकायत आ रही है, कब तक बचेगा? तो 24 घंटे उनके पीछे पुलिस रही, तो उसका अंजाम ये हुआ कि वो उस बंदे के पास से कुछ हथियार भी बरामद हुए, और उसके पास स्मैक भी काफ़ी मात्रा में मिली। वो बंदा आज जेल में है, जब से वो जेल में गया है तो कहीं ना कहीं कुंजा के अंदर इस रैकेट को मतलब क्योंकि तोड़ दिया है बिल्कुल। और जैसे मैं सर्वे करते रहता हूँ तो कुछ युवा बीच में बैठ कर वार्ताएँ कर रहा था, तो वो कह रहे हैं कि खालिद जी को उन्होंने क्या ठेका ले रखा है इस कार्य का, कि ये जो कार्य कर रहे हैं अपनी राजनीति प्रसिद्धता के लिए कर रहे हैं, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे? हम भी इसे गलत मानते हैं, लेकिन हम फिर भी आप उन्हें संदेश जरूर दें अगर हमें देख रहे हों। देखिए मैंने आपको कहा समाज में हर तरह के लोग हैं, बिल्कुल। ये देखिए हम अच्छा करेंगे तो समाज हमें तभी पूछेगा। देखिए ऐसे तो रोड पर दुनिया चल रही है, अगर हम देखिए हमें अच्छा करना चाहिए समाज के लिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं यही उन युवाओं को भी यही संदेश देना चाहूँगा, और उन लोगों को भी
जो कहते हैं कि ये टीआरपी के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। टीआरपी के लिए क्यों करूँगा यार मैं? हकीकत ये है कि मुझे दर्द होता है हमारे साथ के बच्चे कहीं ना कहीं मतलब वो अपनी ज़िंदगी छोड़ के नशे की ओर बढ़ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितना जिएंगे वो? 20 साल 25 साल, इससे ऊपर नहीं जिएंगे। 30 साल की एज में बिल्कुल ऐसे जवान ऐसे हो गए जैसे कुछ है ही नहीं, नशा करते हैं। ठीक है, मानता हूँ। देखिए नशे के कारण कितने हैं। नशा, अगर मेरा बच्चा नशा करता है तो मेरे घर में मेरा परिवार परेशान है, ठीक है जी। उसको सुधारने के लिए पूरा परिवार उसके पीछे रहेगा, लेकिन वो सुधरेगा नहीं। और जो लोग अभी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, कुछ लोग कहते हैं कि भाई देखिए आरोप तो लगते रहते हैं, भाई वो आरोप लगा रहे हैं, उनकी अपनी सोच है। बाकी आपने मेरे लिए कुछ अच्छा देखा होगा तो ही आज आप मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ। जो लोग बोलते हैं उन्हें मैंने उन वार्ताओं को आप तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य, इसलिए मैंने ये प्रश्न पूछ लिया कि ठेका ले रखा है। नहीं, देखिए कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये तो एक समाज है, हाथी चलते रहते हैं, कुत्तों का भोंकने को होता है। कुछ ना, जी बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो देखो समाज में अच्छा करना पड़ेगा। जब आप समाज में रहते हैं तो समाज की जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए। देखिए बात नेतागिरी की नहीं है बिल्कुल कि आप एक राजनीति चमका रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर हमें नेतागिरी करनी होती ना तो यकीन मानिए आप, हम आज आपको आपके साथ बैठे हुए ना मिलते, हम अपने लोगों के बीच में ना मिलते, आज हमारी ये इमेज नहीं होती, लोग हमारी रिस्पेक्ट ना करते। हम समाज के लिए करते हैं। देखिए जब समाज के लिए आप अच्छा करेंगे तो ये जनता है, हो सकता है कल आपको चुनाव लड़वा दे, बिल्कुल आपको चुनाव लड़वा दे। ये अपना देखो जनता जो है वो ज़मीन पे ही बिठा सकती है, जनता आपको अपने सर पे ही बिठा सकती है। तो मेरा मानना यही है कि आप समाज के लिए अच्छा करोगे तो समाज आपके लिए सोचेगा, हो सकता है समाज आपको आगे बढ़े। और ये समाज की देन ही है, आज मैं आपके साथ बैठा हूँ। कहीं ना कहीं मतलब पर डे होते रहते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैनल में बैठा ही रहता हूँ। बिल्कुल कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, मतलब एक अच्छा कर रहा हूँ तभी वो लोग पूछते हैं। अच्छा करोगे तो समाज पूछेगा, तमाम अच्छे लोग पूछेंगे। मेरी सोच सिर्फ यही है कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊँ कि मतलब युवाओं को लगे कि यार खालिद मंसूरी एक लड़का था जो राजनीति में आया था, उसने हमारे लिए कुछ, हमारे भविष्य के लिए हमारे लिए सोचा। तो कहीं ना कहीं मेरी सोच है कि कुछ अच्छा अपने क्षेत्र के लिए, अपने जिले के लिए करके जाएं। तो आपने लक्ष्य बना दिया, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। क्या बात, यही उद्देश्य है आपका। बिल्कुल। और अंतिम हमारा प्रश्न आपसे है कि आपका एक वाक्यांश अखबार में छपा था जिसमें कुछ गरीब लोगों की स्कूल की जो फीस है वो देने में असमर्थ हैं, लेकिन आपने वो कार्य पूर्ण किया। तो ये पूरी कहानी क्या है? हमारे श्रोता इस कहानी को, पूरी वार्ताओं को सुनना चाहते हैं। देखिए अभी ऐसा हुआ था, कुछ लोग मेरे पास आए थे, तो ऊपर पहाड़ के रहने वाले लोग हैं, जो सारी परिवार है। तो मेरे संज्ञान में मामला आया कि 2 बच्चे किसी स्कूल में पढ़ते हैं, नाम तो हमने पेपर में नहीं लिखने दिया उनको, किसी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, और उनकी जो माताश्री हैं वो दूसरों के घरों में मतलब हाँ कहीं मतलब अपना कार्य करती हैं अपने परिवार चलाने के लिए। अब 38,000 समथिंग उनकी फीस। तो मुझे भी लगा कहीं ना कहीं यार कुछ ज़्यादा है, लेकिन मैंने कहा नहीं यार। उन्होंने फिर एक बात रखी कि हमारे पास साधन नहीं है और हमारे बच्चों के नाम कट रहे हैं स्कूल के और इनका रिजल्ट नहीं दे रहे वो लोग। तो कहीं ना कहीं मैं आपके चैनल के माध्यम से उन स्कूल वो हो या और भी स्कूल हो, मैं उनसे भी यही निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे समाज में बहुत से बच्चे हैं, बहुत से परिवार हैं सक्षम नहीं है फीस देने के लिए। हाँ इतना ज़रूर है कि वो कुछ फीस दे सकते हैं आपको, कुछ आप भी उनकी मदद करें। तो जैसे मेरे संज्ञान में बात आई तो मैंने 38,000 रुपये उन्होंने मुझे बताया। तो मैं स्कूल प्रबंधक से मैंने वार्ता की, तो उन्होंने मुझे बोला आप कल आ जाइए, कल बैठ कर के बात करते हैं। तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने बताया देखिए हम इसमें ज़्यादा कुछ तो हेल्प नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्राइवेट स्कूल है और टीचर्स लोगों के खर्चे वगैरह, उन्होंने 100 बातें मुझे बताई। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने मेरी मदद भी की। उन्होंने 36,000 फीस थी उनकी ना, सॉरी 36,000, उन्होंने 8,000 रुपये लेस किए, उसमें से 28,000 रुपये उन्होंने बोला कि आप पे कर दीजिए। तो मैं मौके पे 15,000 मैंने उनको पे किया, बाकी के लिए मैंने उनको बोला था मैं थोड़ा सा 8-10-15 दिन में कर दूँगा। अभी मेरी उनसे वार्ता, कल उनसे मेरी बात भी हुई और यह है कि वो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कल वो बच्चे पढ़ लिख करके इस उत्तराखंड का गौरव बने हैं। एक समाज के अंदर एक ऐसी पहल वो बच्चे करें कि उनको वो बच्चों के आइडल वो बच्चे बन जाएं। बिल्कुल एक जर्सी सपोर्ट, तो हमें भी तो खुशी होगी ना। हम गर्व से कह सकते हैं हमारे देश का अगर भविष्य वो बच्चे बनते हैं। हमने उनको कुछ नहीं किया उनके लिए, हमने हमारा फर्ज था। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ और मेरा ये दायित्व बनता है, जो मुझसे हुआ उन बच्चों के लिए मैंने किया। और सिर्फ यही सोच मेरी है उन बच्चों के प्रति कि
वो बच्चे खूब आगे बढ़ें और अपने स्टेट का, अपने देश का नाम रोशन करें और बच्चों के लिए भी प्रेरणा बने। कल अगर हम कहीं खड़े हों तो हम भी ये कह सके कि हाँ यार, इन बच्चों को मैं जानता हूँ, गर्व से कह सके ये इन बच्चों को मैं भी जानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक यही सोच। और यहाँ पर एक प्रश्न भी उठता है, अब जो आप कहानी सुना रहे हो उसमें बच्चे सामर्थ्यवान नहीं थे, लेकिन फिर भी वो सरकार द्वारा जो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, फिर भी वो सामर्थ्यवान नहीं है, फिर भी वो प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, सरकारी में नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? इसका मतलब सरकारी स्कूलों में या तो व्यवस्था नहीं है या कुछ कमी है? नहीं, सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन एक जो है ना, एक मॉडर्न हो चुका है, एक मॉडर्न हो चुका है, एक फैशन हो चुका है। लोगों ने इसका फैशन बना दिया कि नहीं प्राइवेट में पढ़ाना है, जैसे पैंट पहनने का हाँ हो गया। बिल्कुल ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, अच्छे टीचर हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जा कर के देखिए, हर चीज़ की सुविधा है सरकारी स्कूलों में। लेकिन मैं, आप उन बच्चों की बात कर रहे थे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप उनके ऊपर कह रहे हैं कि भाई वो प्राइवेट में क्यों पढ़ा रहे हैं, देखिए मैं अपने परिवार का मुखिया हूँ, ऊपर वाला ना करे किसी के साथ हो या मेरे साथ हो, अगर हम किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं तो जिम्मेदार तो हम है ना अपने परिवार के। तो बच्चे को तो पढ़ाना है ना। अब बच्चा जहाँ से पढ़ रहा है उसको तो आगे वहीं से पढ़ाना है। हाँ, ये उसको पीछे नहीं ला सकते ना। बिल्कुल, उसको तो उसी लाइन पे पढ़ाना है हमने। तो बस यही था, उनके साथ कोई दुर्घटना घटी थी, उनके फादर की डेथ हो चुकी है काफ़ी अरसे पहले। और ऐसा नहीं है, जितना मुझसे मदद होती है मैं उस परिवार ही करता हूँ। 10 साल से मेरे से जुड़ा परिवार है वो, ऐसा नहीं मेरे बच्चे की तरह है। एक यही सोच है, देखिए हम सब आपस में भाई हैं और हम चाहते हैं कि भाई मिलजुल करके रहें। जैसे हमारे बच्चे पढ़ते हैं, दूसरे के बच्चे पढ़ें, कहीं ना कहीं अपने से इस नियत से मदद करते हैं। मैं खुद पर्सनली इस नियत से मदद करता हूँ, यार ये बच्चे हमारे देश का भविष्य है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक सोच है और कुछ नहीं। और हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अंतिम में? दर्शकों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, नशा जीवन को बर्बाद करता है और आप नशे की तरफ बिल्कुल ना जाएं। और अगर हो सके, अगर आप अभी कुछ ही दिन हुआ आपको नशा करते हुए, उसके लिए भी परिवार को देखना चाहिए कि हमारा बच्चा कब से नशा कर रहा है। जब तक परिवार बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देगा, देखिए आजकल क्या हो रहा है, आप बाजार में, मार्केट में देखते हैं, आप कहीं चले जाइए, जितने भी एकांत इलाके हैं हमारे पछुआ दून में, आपको 6 बजे के बाद और 6 से 9 के बीच में अक्सर स्मैक वाले मिलेंगे, लड़कियाँ भी मिलेंगी, लड़के भी मिलेंगे। तो ये यार, मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ, उन बच्ची के माँ बाप को भी और मतलब युवाओं को भी, सभी को संदेश देना चाहता हूँ, सभी पेरेंट को। आप अपने बच्चों को गाइड करें कि हमारा बच्चा फालतू टाइम में कहाँ जा रहा है और किस गतिविधि में ये इन्वॉल्व है। जब आप बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देंगे, बच्चा गलत गतिविधि में इन्वॉल्व हो जाएगा, उसके बाद में बच्चा नशा करेगा। अब जब नशा करेगा तो आपको पता चलेगा ये बच्चा हमारा नशा करने लगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, गला पक जाएगा तो हाँ, तोड़ना कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्या करना है? नहीं, देखिए कच्चे में अगर सही कर दो तो। जी बिल्कुल। देखिए मेरा अंतिम संदेश यही है आपके चैनल के माध्यम से, मेरे जितने भी युवा हैं मैं उन सभी को नमस्कार करता हूँ, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं यही कहना चाहूँगा, आप हमारे देश का भविष्य हैं और आप अपने परिवार के लाडले हैं, दुलारे हैं, ये अपने परिवार के जिम्मेदार हैं, आप अपने स्टेट का एक भविष्य हैं। देखिए हमारे उत्तराखंड में अक्सर लोग यही कहते हैं कि जब घूमने के लिए आते हैं ना, आपके चैनल के माध्यम से देख भी रहा था मैं परसों की वीडियो, यार उत्तराखंड बिल्कुल साफ सुथरा स्टेट है, यहाँ के लोग बड़े मीठे हैं, बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ के वास्तव में। और यकीनन बहुत अच्छे लोग हैं मेरे उत्तराखंड के, बहुत प्यारे लोग हैं, मीठी भाषा है। आप थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाइए, अलग अलग भाषाएँ मिलेंगी आपको। लेकिन हमारे उत्तराखंड में बाहर के लोग जो यहाँ पे इन्वॉल्व हुए, जब से नशा हमारे यहाँ कौन जानता था इसमें क्या होता है, बाहर के लोगों ने यहाँ पे आए, इस नशे को यहाँ पे कुछ दिन उन्होंने खुद पिया बाहर से ला करके, फिर यहाँ के लड़के उनके साथ में यारी दोस्ती हुई तो उन लोगों ने पीना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार उत्तराखंड नहीं है, जिम्मेदार बाहर के लोग भी हैं। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, युवाओं को अपना कुछ अच्छा खाए पिए, दूध पिए, मक्खन खाए, घी खाएँ, नशे से बिल्कुल दूर रहें। नशा ज़िंदगी बर्बाद करता है, तबाह करता है। आप अगर भविष्य बनाना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप नशा करके भविष्य बना लेंगे, तो गलत सोच है। आजकल आपकी ज़िंदगी बिल्कुल एक ऐसे, जैसे एक टायर का पंचर होता है ना, नशा करने के बाद बंदा ऐसा हो जाता है, वो ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, जहाँ है वहीं रहेगा। तो ये मेरी एक जरा सी एक आपको एक लाइन बता रहा हूँ कि अगर आपने आगे बढ़ना है तो अपने आप को कहीं ना कहीं आपको नशे से दूर रखना होगा। अच्छे लोगों में बैठो, अच्छे लोगों में रहो। अच्छा, हमारे द्वारा आपने देखा होगा एक
मेरी मुहिम ये भी है कि सरकार से मैंने मांग की है यहाँ पे 1 बीघा ज़मीन हमें नवाबगढ़ पंचायत में दी जाए, ताकि हम जो लड़के हैं कहीं ना कहीं इसका कारण भी है। अब हमने दंगल कराया तो युवाओं को लगा कि नहीं यार ये हमें तो पहलवान बनना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि उनके सामने रिजल्ट है ना, हाँ जी। यार ये लड़ रहे हैं, 2 पहलवान लड़ रहे हैं, तो हम नहीं लड़ सकते, हम नशा करते हैं। उनको लगा कि नहीं हमें आगे बढ़ना चाहिए, और नशे कई लड़कों से मेरी बात हुई, बिल्कुल, उन्होंने उनकी डिमांड पे जो उन्होंने पहलवान बोले हमने वो भी बुलाए, पहलवान बनने के लिए वो कार्य हाँ, करेंगे। तो हमारे सरकार से मैंने डिमांड की है 1 बीघा ज़मीन की। देखिए ऊपर वाले जब मतलब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से अभी हमारा मिलना नहीं हुआ, तो बहुत जल्द 1 बीघा ज़मीन आपके पछुआ दून में या नवाबगढ़ पंचायत में हमें मिलेगी। बिल्कुल, बहुत सुंदर सोच है। हाँ, उसी इसलिए कि हमारे जो लड़के हैं, युवा पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं नशे से हट करके एक खेल की तरफ जाए, बिल्कुल, जो कि उनके शरीर को वो स्वयं स्वस्थ सोचने में रखेगा। बेहोश हो जाएंगे हाँ। कि हमें भी शरीर बनाना है, हमें भी लड़ना है। देखिए मजबूर हो जाएंगे नशे छोड़ने ये वो फील्ड है, यहाँ से बंदा स्टेट लेवल पे लड़ सकता है, बिल्कुल, आप वर्ल्ड लेवल पे लड़ सकते हैं, आप एशिया लेवल पे लड़ सकते हैं। आप तब लड़ पाएंगे, तब आप नशे से दूर रहेंगे, खाए पिएंगे। हमने दंगल के आयोजन 2-3 बार करा दिए यहाँ, हम ऐसी कई मुहिम है। अच्छा, अब हमारा एक मोर्चा बनेगा, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। हम उसमें क्या करेंगे, हर वार्ड के अंदर, यह नगर पालिका क्षेत्र है, जी, हर वार्ड के अंदर 4-4 लोगों की टीम गठित करेंगे। जैसे गांव देहात क्षेत्र है, तो वहाँ पे हम प्रधान के थ्रू जितने मेंबर होते हैं, प्रधान के 5, 6, 7, 8, 10 जितने भी होते हैं, तो उनको जिम्मेदारी देंगे अपने अपने वार्ड की, कि वो अपने अपने वार्ड में देखें कि हमारे वार्ड के अंदर कोई ऐसी गतिविधि तो नहीं है, कोई बाहर का व्यक्ति तो नहीं है जो यहाँ पे नशा बेच रहा हो। तो हम ऐसी टीमें बनाएंगे। आगे बहुत लंबा सफ़र है, एकदम तो ये ख़त्म नहीं होगा। बिल्कुल, साथ के हाथ बढ़ाना है। आपका साथ चाहिएगा, आम लोगों को साथ चाहिएगा, तो इसके लिए हम बहुत अच्छे से आगे काम करेंगे। अभी ठंड भी कम हो गई है, ठंडा लगेगा जी। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप निरंतर जिस तरह से आपकी वार्ताएं हम श्रवण कर रहे हैं, अगर वास्तविकता में धरातल पर हुआ तो हमारा सहयोग पूर्ण रूप से हमारे चैनल का, हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उनका सहयोग आपके साथ, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेगी। और आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया, और देना भी ज़रूरी था, क्योंकि आपकी जो मुहिम है इस चैनल के माध्यम से अगर थोड़ा आगे बढ़ती है तो समझता हूँ हमारे चैनल से आपका इंटरव्यू लेना, आपके साथ बातचीत करना सार्थक हो गया। तो हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल भी निरंतर ऐसे कार्य को मतलब जनता के बीच में रखता है, जो कि बहुत कम लोग रखते हैं। मैं अक्सर आपके चैनल को देखता हूँ, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है आपके लोग, आपकी टीम। और आपका एक मुहिम मुझे बहुत अच्छी लगी कि उत्तराखंड में अगर आप घूमने आ रहे हैं, बाहर के लोग हैं, थोड़ा सा ज़रा गंदगी का ध्यान दें, गंदगी ना करें। यहाँ बहुत साफ़ सुथरी वातावरण है, इनको आप बिल्कुल भी गंदा ना करें। बहुत अच्छी मुहिम लगी आपकी, और मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से आपका भी धन्यवाद करता हूं, और तमाम लोगों का धन्यवाद करता हूं जो लोग हमारी मुहिम से जुड़े हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नशे के खिलाफ सभी लोग आएँ और अपने अपने क्षेत्रों में ध्यान दें। हमारे युवाओं को बचाना है, बहुत आगे जाना है। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। और हमारे साथ बने रहने के लिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार से अनेक समाज सेवक के, अनेक नेताओं का खास बातचीत या इंटरव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।